और एक बहुत ही दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो चार्ट्स को बहुत ही करीब से ट्रैक करते हैं, बहुत ही पारखी नज़र बारीक से रखते हैं इन तमाम मूवमेंट्स पर। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटजिस्ट गौतम शाह हमारे साथ हैं। गौतम जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि देखिए 19,500 की हमने बातचीत की कि वहां पर सपोर्ट है, वो सपोर्ट ब्रेक हुआ। फिर हमने 19,000 की बातचीत की, 19,000 ब्रेक हुआ। आज हम 19,000 के नीचे जाकर 4 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। क्या यहां से भी आप डाउनसाइड देख रहे हैं? क्या 18,500 तक के दायरे खुल गए हैं या फिर अभी बिल्कुल लास्ट लेग में ये पूरी सेलिंग है और यहां से फिर से हम रिवर्सल की उम्मीद करनी चाहिए हमें? गुड मॉर्निंग। देखिए, स्टॉक मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स तो हमेशा रहेंगे और आएंगे जाएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है क्योंकि वो हमें ज्यादा कंफ्यूज करती है। मार्केट में ये समझना जरूरी है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेजेक्ट्री क्या है। और पिछले 1-1.5 महीनों में आई थिंक ये ट्रेंड धीरे धीरे नीचे की तरफ हो रही थी। मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था 20,000 के आसपास। आपने देखा किस तरह का पागलपन था 20,000 के इंडेक्स पे, जहां मिड कैप, स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप सब चल रहे थे। और जब वो पागलपन जारी थी तब मार्केट्स चार्ट्स पे वीक होना चालू हो गई थी। हमने ये काफी जल्दी पकड़ लिया हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि हमारा देखिए 20 साल का तजुर्बा है, तो हम ट्रेंड्स थोड़ा सा समझ जाते हैं। कुछ ऐसे टूल्स यूज करते हैं जिससे हमें एक आइडिया लग गई थी कि कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है कहीं पर। और उसके बाद जब मार्केट 19,700 के नीचे गया, तब वो पहला इंडिकेशन था कि मार्केट में वीकनेस आ चुकी है। और उसके बाद धीरे धीरे, जैसे आपने कहा, एक एक के बाद एक सपोर्ट लेवल ब्रेक हुई। जियोपॉलिटिकल सिनारियो अच्छी है नहीं है, ऐसा जियोपॉलिटिकल सिनारियो मैंने तो पिछले 20-10 सालों में नहीं देखा। तो आई थिंक ये काफी फेयर है मार्केट को ऐसा रिएक्ट करने के लिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा, गोल्ड का मूवमेंट देखिए, बिटकॉइन का मूवमेंट देखिए, ये बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा डरा हुआ है। और ये सिर्फ इंडिया सेंट्रिक नहीं है, ये ग्लोबल है, क्योंकि यूएस मार्केट्स में भी अच्छी वीकनेस है। रसल 2000 को देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है मेरे हिसाब से यूएस में, वो 52 वीक लो के आसपास है। तो ग्लोबल मार्केट चार्ट्स भी काफी खराब हो चुके थे और इंडियन मार्केट्स में वैसे भी थोड़ी सी करेक्शन जरूरी थी। मेरे हिसाब से जो रीसेंट हाई था वो एक टॉप था। हमारा वर्किंग टारगेट 18,900 का था, क्योंकि वहां पर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हम उसके आसपास है। यहां से एक छोटी मोटी बाउंस आ सकती है, बट ट्रेंड अभी भी डाउन है। कोई भी बॉटमिंग आउट साइंस नहीं है। और मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली मार्केट 18,400-500 तक जा सकता है। वहां पर हम रिव्यू करेंगे। ये भी मैं नहीं कह सकता हूं कॉन्फिडेंस से कि वो भी बॉटम होगा। वहां हम रिव्यू करेंगे। अभी भी मार्केट में काफी वीकनेस है और जब तक ये जो बड़े शेयर है, जब तक वो कुछ स्टेबिलिटी नहीं दिखाएंगे, तब तक ये बाजार संभलेगा नहीं। गौतम सर, आपने तो जैसे कहते हैं ना, पहली बॉल में सिक्सर मारा है। और जो थोड़ी बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि बाजार शायद पुल बैक दिखा देगा, यहाँ नहीं तो वहाँ पे, आपने एक ही बार में सिक्सर लगा के गेम बदल दिया पूरा का पूरा। गौतम जी, फिर ये बताइए कि जब आपको लग रहा है कि 18,400-500 तक भी बाजार आ सकता है, तो शेयर में और कहाँ कहाँ पे आपको मेजर क्रैक दिखते हैं? क्योंकि इंडाइसिस टूटेगा तो इंडाइसिस के कंपोनेंट्स भी टूटेंगे। सबसे ज़्यादा वीक कौन सा दिखता है फिर? देखिए, जब भी बाजार गिरता है तो एक ही चीज समझना होता है कि वो एक करेक्शन है कि डाउन ट्रेंड है। अब जो करेक्शन होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, उसमें ज्यादा डैमेज नहीं होती है। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बनते हैं और सारे शेयर और सारे सेक्टर्स इंपैक्ट होते हैं। 2-2.5 महीना पहले आपको याद होगा, मार्केट में एक करेक्शन आई थी जहां पर हम 19,300 से घूमे थे और फिर हमने 20,200 तक गया। बस उस करेक्शन में कोई इंपैक्ट नहीं था, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप उस समय भी स्ट्रांग थे। सिर्फ टॉप 100-150 स्टॉक्स में स्ट्रेंथ थी। बट अभी जो हुआ है, अगर आप देखें, पहले लार्ज कैप्स में फॉल चालू हुआ, उसमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस तो ऑब्वियसली मार्केट को लीड करे थे नीचे की तरफ। बैंक निफ्टी इतना वीक रहा है, रिलायंस ऑब्वियसली इतना इतना वीक रहा है थ्रू आउट। और धीरे धीरे पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में वीकनेस आई है। तो अभी अगर आप चार्ट्स को देखें तो ऑनेस्टली ऐसा कोई सेक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम फार्मा जहां पर स्ट्रेंथ हो, क्योंकि सबके चार्ट्स खराब हो चुके हैं। सब ने अपना सपोर्ट लेवल्स ब्रेक कर दिया, सब अपने मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर चुके हैं। आईटी और फार्मा मेरे को अभी भी लग रहा है कि स्टैंड आउट करेंगे। हो सकता है उतना नहीं गिरे, बट बाकी सारे जो सेक्टर्स है मेरे हिसाब से तो काफी वीक है, लेड बाय बैंक निफ्टी। क्योंकि देखिए, इसमें रैली भी इतनी बड़ी आई थी, क्योंकि अगर आप टेक्निकल्स में अगर आप 38% या 50% रिट्रेसमेंट भी पकड़ के चले तो पोटेंशियल टू फॉल काफी है। और जिस तरह का ग्लोबल माहौल है, और क्योंकि असेंबली इलेक्शंस के हम पास आते जा रहे हैं, आई थिंक ये
सब फैक्टर्स के कारण मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। मॉर्निंग गौतम, आपने दो तीन रीजन का क्लियरली यहाँ रेफरेंस साइट किया। आपने कहा कि ये प्री इलेक्शन कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट भी है बाज़ार स्टेट इलेक्शंस को लेकर। दूसरा एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को कहा। तो क्या ऐसे में क्रूड पर अभी क्या व्यू बनाना चाहिए? 94 तक हम जा चुके हैं, क्या और ऊपर तक भी क्रूड के चांसेस हो सकते हैं? आपने वहाँ भी अगर चार्ट्स चेक किए हो तो वहाँ क्या लेवल्स दिखते हैं? देखिए, मैं मार्केट को काफ़ी सालों से देख रहा हूँ और मैं इंटर मार्केट एनालिसिस काफ़ी स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि कई बार ये इंटर मार्केट एनालिसिस काम करती है और कई बार एकदम काम नहीं करती है। और पिछले 2-3 हफ्तों में क्या हुआ है कि जो इंटर मार्केट एनालिसिस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। आप गोल्ड को देखिए, इतनी अच्छी तेज़ी आई। आप बिटकॉइन को देखिए, 34,000 के लेवल पे चल रहा है। वो कहीं न कहीं कुछ कह रहा है हमें कि मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स अभी इस ग्लोबल सिनेरियो को कैसे पकड़ रहा है। और क्रूड को जैसे मैंने कहा, आई थिंक ट्रेंड अभी भी उसका स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि वापस 100 से $105 तक नाइमेक्स क्रूड जा सकता है। तो ये जो ग्लोबल फैक्टर्स है, दो दूसरे एसेट क्लासेस है, वहां पर जिस तरह की मूवमेंट है और इक्विटी मार्केट्स में जिस तरह का मूवमेंट है, चाहे वो लोकल मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट्स हो, उसमें ये लग रहा है कि ये मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में रहेगा कुछ हफ्तों के लिए। और हम सोचिए दिवाली के आसपास एक बार वापस रिव्यू करेंगे। बट डेफिनेटली अगर आप इक्विटी मार्केट्स में कुछ भी निकल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर में टॉप अप कीजिए, यहाँ से और बड़ी तेजी आएगी। और जिसको क्रूड में इंटरेस्ट है, वहां पर भी मुझे लग रहा है कि 82 85 का एक बेस बन गया है और इवेंचुअली 105 से या उससे ऊपर भी क्रूड ऑयल जा सकता है। ऐसे में जिन स्पेसेस में आप कुछ स्पेसेस के से बात कर रहे थे, इसमें भी आपको फिर भी सेक्टोरिकली ट्रेंड कहाँ दिख रहा है, स्ट्रेंथ कहाँ दिख रही है रिलेटिवली? क्या फार्मा पे, डिफेंसिव स्पेसेस पे बेटर रहेगा बेट करना इस वक्त? हाँ जी, आई थिंक उसी के चार्ट्स हैं जो थोड़े से तो फिर भी ठीक है। अगर आप फार्मा इंडेक्स को देखें और आईटी इंडेक्स को देखें, आईटी इंडेक्स में तो पिछले 4-5 दिनों में काफी वीकनेस आ चुकी है, बट स्टिल अगर आप बड़े स्टॉक्स को देखें, इन्फोसिस, टीसीएस, वो अभी भी खड़े हैं। बट बाकी स्टॉक्स में काफी वीकनेस आई है। बट ओवरऑल अगर आप देखें रिलेटिव परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो डिफेंसिव में आईटी और फार्मा दे शुड स्टैंड आउट और कमिटमेंट यहाँ पर ही बना के रखनी चाहिए। और बाकी की सेक्टर्स की अगर आप बात करें तो बैंक निफ्टी तो वीक है ही, 41,500 और उसके नीचे भी जा सकता है। सारे जो टॉप स्टॉक्स है वो अभी वीकिश साइड में है, तो वीकनेस मेरे हिसाब से जारी रहेगा। रिलायंस जो एनर्जी सेक्टर को लीड करता है, उसका चार्ट तो ऑल अलोंग खराब रहा है, तो वो लोअर एंड ऑफ रेंज पे है। अगर 2200 2250 का लेवल ब्रेक करता है तो और वीकनेस आ सकती है। और जो पिछले जो स्टार परफॉर्मर्स थे, कैपिटल गुड्स, मेटल्स, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, ये सब में अभी करेक्शन जारी है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी तेजी आई थी पिछले 6-8 महीनों, 12 महीनों में। तो ये नॉर्मल सी करेक्शन है। ऑनेस्टली हम क्या है, करेक्शन जब आती है तो हमें लगता है कि ये इमीडिएटली घूम जाएगा। हो सकता है कि इस बार इमीडिएटली नहीं घूमे। गौतम जी, तो ऐसे में ना थोड़ा सा ना कंफ्यूजन बढ़ता है और निवेशक जो हैं या फिर जो ट्रेडर हैं थोड़े पशुपेश में चले जाते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि चार्ट्स कमजोरी हैं। रिलायंस जब 2300 के आसपास था तो लोगों ने कहा कि बड़ा सस्ता है, 2250 हो गया। एचडीएफसी बैंक 1550 का था, वो 1500 के नीचे आ गया। 950 का आईसीआईसीआई बैंक था, 900 हो गया। तो सर सवाल यह है कि फिर खरीदें क्या? कहीं ऐसी कोई चीज़ है कि जो आपको सस्ती दिख रही हो और जहां पर बहुत डिस्टॉर्शन नहीं हो, वो हाईलाइट करना चाहेंगे आप? देखिए, लोग वॉरेन बफेट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, जहां पर 5 से 10 साल का व्यू लोग रखते हैं। बट मेरा ये मानना है कि अभी जिस तरह का जमाना है कि अगर आप 3 महीना और 6 महीना को संभाल लें तो आपने अच्छा काम किया है। और अभी से अगले मई 24 तक काफी इवेंट्स है। तो आई थिंक अभी का लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से 1 साल का है। उसके बाद हम एक नेक्स्ट 5 ईयर का व्यू मार्केट के लिए लेंगे। और देखिए, सस्ता महंगा इस मार्केट में कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह की तेजी हमने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखी, एक्सपेंसिव बिकेम मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन मेनी ऑफ द मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, और हर तरह की जस्टिफिकेशन हो रही थी। आई थिंक खराब बाजार में एक ही चीज आप कर सकते हो, आप टॉप क्वालिटी में रहिए। आप इंडस्ट्री लीडर और इंडस्ट्री चैलेंजर के साथ रहिए और लिक्विड स्टॉक्स में रहिए, और उन शेयरों में रहिए जहां पर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है, और उन शेयरों में रहिए जो अंडर परफॉर्म नहीं किए, माने जो
अच्छे टाइम पे जो नहीं चले उसको खराब टाइम में मत रखिए। आई मीन क्लियर एग्जांपल है रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का, जो अच्छे टाइम पे पार्टिसिपेट ही नहीं किए तो खराब टाइम में तो वो चल ही नहीं सकते हैं। तो अच्छे शेयरों में रहिए, स्ट्रॉन्ग शेयरों में रहिए, टॉप 100 में रहिए। मिड कैप स्मॉल कैप्स में अभी बॉटम फिशिंग मत कीजिए, क्योंकि उसमें जो पागलपन हमने देखी उसके बाद ये जो करेक्शन अभी चालू है ये अभी रहेगा, अभी कुछ हफ्तों या हो सकता है कुछ महीनों तक रहे। तो वहां से दूर रहिए और टॉप 100 में पोजीशन बनाइए। गौतम, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इससे से इत्तेफाक रखता हूँ कि लोगों का पेशेंस अब ऐसा है कि आप 6 महीना अगर 1 साल भी किसी शेयर को अच्छे से संभाल लेना तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। गौतम जी, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है, जब आप कह रहे हैं कि 18,500 तक मार्केट आ सकता है और अभी हम करीब करीब 18,900 के आसपास चल रहे हैं, तो 400 पॉइंट का अभी भी एक गैप डाउन या आप थोड़ा और फॉल आपको लगता है कि आ सकता है। इस फॉल को कोई पुट वगैरह लेके या किसी तरह से और कोई स्ट्रेटजी से अपनी रखी हुई पोजीशंस को हेज कर सकते हैं क्या, या फिर एक्सपेरिमेंट करें ही नहीं? क्योंकि मैं बात समझ सकता हूँ 50% इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो हमको सुन रहे हैं इस समय, उनके पास माल पड़ा है सर, और वो तेज़ी का पड़ा है। अब वो कैसे अपने आप को मैनेज करें? या तो वो अपने आप फिर पैसे ही देते रहे, मार्जिन ही भरते रहे, बैठे रहे। देखिए, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है और मैं आपके चैनल पे रोज तो आता नहीं हूँ, तो मैं आपको रोज रिव्यू नहीं दे पाऊंगा। बट पिछले इंटरैक्शन में जो मैंने अजय जी को कहा था 19,700 में कि बाजार मुझे काफी भारी लग रहा है और मुझे लग रहा है कि करेक्शन है, अगर आपके व्यूअर्स ने उस समय एक्शन लिया होता तो अभी वो काफी कंफर्टेबल होते हैं। आई एम श्योर मेनी ऑफ योर व्यूअर्स हु हर्ड मी वुड बी अ लिटिल मोर कंफर्टेबल नाउ। बट क्योंकि उन 18,900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां पर पैनिक करके फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए ऊपर से मार्केट ऑलरेडी 1200 पॉइंट गिर चुका है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यहां पर बॉटम होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 18,400 500 में बॉटम होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ एक पुल बैक मार्केट में आ जाए और उस पुल बैक में आप अपने पोजीशंस को थोड़ा सा लाइटन अप कर सकते हैं। वैसे भी ये बाजार है नहीं जहां पर आप लेवरेज पोजीशन ज्यादा कैरी करें, क्योंकि जिस तरह की दुनिया हम आजकल देख रहे हैं, कभी भी बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो सकता है। इस एनवायरनमेंट में लेवरेज को कम रखिए, कैश मार्केट में सॉलिड कंपनीज में काम कीजिए, और कुछ भी मार्केट में अगर पुल बैक आती है तो रिड्यूस कीजिए, थोड़ा सा कैश में रहिए, 25, 30, 40% तक कैश में रहिए। आपको नीचे में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी खरीदारी करने की। ठीक है गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल हमारे साथ सही दिन पे जुड़े। हम सब तो यही सोच रहे थे कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक वापस से आएगा, लेकिन आपने हमको फिर से आगाह किया है कि भाई पुल बैक छोटे छोटे आए तो लेकिन वो निकलने के लिए होंगे और मार्केट के अंदर अभी पेन थोड़ा और दिखता है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आपकी इंटेलिजेंस के लिए हमको भी मिल जाती है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।